भारत के सामाजिक आंदोलन के सबसे बड़े महानायक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का शक्तिशाली सामाजिक आंदोलन विश्व के सबसे प्रभावशाली आंदोलनों में से एक है तथा भारत का सबसे प्रभावशाली सामाजिक आंदोलन है। बाबा साहेब का आंदोलन भारत देश के पिछड़े, गरीब, शोषित, दलित लोगों को उनके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक विशेषत, मानव अधिकार देने के लिए था। ये भारत की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति भी थी। बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान निर्माता थे, इसलिए उन्होंने देश शोषित लोगों उनके अधिकारों के संघर्ष किया और उसमें सफलता पाए। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के महाड़ सत्याग्रह या चवदार तालाब आंदोलन, नासिक का कालाराम मंदिर आंदोलन और दलित बौद्ध आंदोलन प्रसिद्ध है। विश्व के सबसे महान मानवाधिकारी आंदोलनकारियों में बाबा साहेब अम्बेडकर जी का स्थान शीर्ष पर स्थान है। परिचय। राजनीतिक भागीदारी के संस्थागत दायरों के बाहर परिवर्तनकामी राजनीति करने वाले आंदोलनों को सामाजिक आंदोलनों की संज्ञा दी जाती है। लंबे समय तक सामूहिक राजनीतिक कार्रवाई करने वाली ये आंदोलनकारी संरचनाएं नागर समाज और राजनीतिक तंत्र के बीच अनौपचारिक सूत्र का काम भी करती हैं। हालांकि ज्यादातर सामाजिक आंदोलन सरकारी नीति या आचरण के खिलाफ कार्यरत रहते हैं, लेकिन स्वतः स्फूर्त या असंगठित प्रतिरोध या कार्रवाई को सामाजिक आंदोलन नहीं माना जाता। इसके लिए किसी स्पष्ट नेतृत्व और एक निर्णयकारी ढांचे का होना जरूरी है। आंदोलन में भाग लेने वालों के लिए किसी साझा मकसद और विचारधारा का होना भी आवश्यक है। क्या ये खूबियां राजनीति के औपचारिक दायरों में काम करने वाले किसी राजनीतिक दल या दबाव समूह में नहीं होती? दरअसल सामाजिक आंदोलन अपने बुनियादी चरित्र में अनौपचारिक नेटवर्कों की अन्योन्य क्रिया से बनते हैं। वे ऐसे मुद्दे चुनते हैं जिन्हें औपचारिक राजनीति अपनाने से इनकार कर देती है। साथ ही वे प्रतिरोध और गोलबंदी के गैर परंपरागत रूपों का इस्तेमाल करते हैं। सामाजिक आंदोलनों ने अल्पसंख्यकों, हाशियाग्रस्त समूहों और अधिकार वंचित तबकों की राजनीति को बढ़ावा दिया है। इसी कारण से ये भी माना जाता है कि समकालीन लोकतंत्र अपने विस्तार और गहराई के लिए सामाजिक आंदोलनों का ऋणी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ग्लोबल और राष्ट्रीय राजनीतिक प्रणालियों में इस परिघटना का उदय हुआ। इनके पीछे ऐसी शख्सियतें, नेटवर्क, समूह और संगठन थे जिनका उद्देश्य औपचारिक राजनीति के दायरों के बाहर समाज, राज्य, सार्वजनिक नीतियों को जनहित के लिहाज से प्रभावित करना था। पिछले 60 वर्षों में सामाजिक आंदोलनों ने राजनीतिक प्रणालियों और लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया पर उल्लेखनीय असर डाला है। सारी दुनिया में पर्यावरण का आंदोलन, युद्ध विरोधी आंदोलन, असंगठित मजदूरों के आंदोलन, स्त्री अधिकारों के आंदोलन, वैकल्पिक यौनिकताओं के आंदोलन इस परिघटना की सफलता के प्रमाण हैं। वित्तीय पूंजी के भूमंडलीकरण से उपजी जन विरोधी प्रवृत्तियों के खिलाफ चल रहे आंदोलन भी इसी श्रेणी में आते हैं। सामाजिक आंदोलनों की एक खूबी यह भी है कि भले ही उनकी राजनीतिक कार्रवाई में स्थानीयता या जमीन से जुड़े होने या ग्रासरूट्स के संबंध को अहमियत दी जाए, लेकिन वे समस्याओं और मुद्दों को उत्तरोत्तर ग्लोबल संदर्भों में देखते और परिभाषित करते हैं। इसी कारण से वे स्थानीय स्तर पर चलाई जा रही प्रतिरोध की कार्रवाइयों को ग्लोबल नेटवर्क के जरिए टिकाने में समर्थ हो पाते हैं। उनका नारा होता है, थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। इंटरनेट की परिघटना के उभार के बाद सामाजिक आंदोलनों के लिए प्रसार, समन्वय और नेटवर्किंग की सुविधा में और बढ़ोतरी हो गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी देशों में उभरे मध्य वर्ग ने स्वयं को पुराने वर्ग आधारित आंदोलनों के मुकाबले राजनीतिक
सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से विशिष्ट महसूस करते हुए सामूहिक राजनीतिक कार्रवाई के ऐसे रूपों को अपनाना पसंद किया जिनके दायरे में कहीं व्यापक किस्म के नैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दे आते थे। इस जमाने में चले कई सामाजिक आंदोलन नागरिक अधिकारों, स्त्री अधिकारों, युद्ध का विरोध करने और पर्यावरण की हिफाजत करने के आग्रहों के इर्द गिर्द गोलबंद हुए। 60 का दशक आते आते इन आंदोलनों की गतिविधियां यूरोप और उत्तरी अमेरिका में काफी बढ़ गई। इन्हें राजनीतिक कामयाबी भी मिलने लगी। ये देखकर समाज वैज्ञानिकों ने इस परिघटना का अध्ययन शुरू किया। सामाजिक आंदोलनों को समझने के लिए सबसे पहले मनोविज्ञान का प्रयोग किया गया। इससे आंदोलनरत लोगों, समूहों और नेटवर्कों के सामूहिक व्यवहार पर रोशनी पड़ी। दूसरी तरीका संरचनागत प्रकार्यवादी किस्म का था। उसने ये देखने की कोशिश की कि इन आंदोलनों का सामाजिक स्थिरता पर क्या असर पड़ रहा है। मास सोसाइटी का अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिकों को लगा कि सामाजिक आंदोलन निजी तनाव से जूझ रहे व्यक्तियों की अभिव्यक्तियां हैं। दूसरी तरफ संरचनागत प्रकार्यवादी विद्वानों का ख्याल था कि ये आंदोलन सामाजिक प्रणाली में आए तनावों का फलितार्थ हैं। 70 के दशक में इस अनुसंधान ने नई करवट बदली। इस परिवर्तन के पीछे नए छात्र आंदोलनों और उनसे निकली प्रतिरोध की कार्रवाइयों का प्रभाव था। एक नए सिद्धांत ने जन्म लिया जिसे रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियरी, संसाधनों की लामबंदी का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत ने सामाजिक आंदोलनों को एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखा जिसके तहत राजनीतिक उद्यमी किसी इच्छित सामाजिक परिवर्तन की खातिर पहले तो संसाधनों का तर्कसंगत संचय करते हैं और फिर लक्ष्यों को वेधने के लिए संसाधनों का प्रयोग करते हैं। इस सिद्धांत के पैरोकार मानते हैं कि सामाजिक आंदोलन पूरी तरह से अपनी संसाधन उपलब्ध कर पाने की क्षमता पर ही निर्भर करते हैं। ये संसाधन आर्थिक और मानवीय सहयोग जुटाने पर भी आधारित हो सकते हैं और इनका उद्गम नैतिक सरोकारों और प्राधिकार वगैरह में भी हो सकता है। सामाजिक आंदोलनों की समझ बनाने की प्रक्रिया में एक थियरी सांगठनिक व्यवहार के अध्ययन के रूप में भी विकसित हुई। उसने सामाजिक आंदोलन को किसी भी अन्य संगठित समूह की तरह समझने की चेष्टा की। आगे चलकर कई विद्वानों ने सामाजिक आंदोलनों और संस्थागत राजनीति के बीच अन्योन्य क्रिया पर विशेष ध्यान दिया, जिससे राजनीति को प्रक्रियाओं के रूप में समझने के परिप्रेक्ष्य का विकास हुआ। 80 के दशक में हुए कुछ अनुसंधानों ने वामपंथी रुझान वाले कई आंदोलनों पर ध्यान दिया। ये वामपंथी जत्थेबंदियां पदानुक्रम पर आधारित संगठन के बजाय क्षैतिज बनावट वाले संगठन और बारी बारी से नेतृत्व करने या अनौपचारिक किस्म के नेतृत्व में यकीन करने वाली थी। यूरोप की जमीन और वहीं के परिप्रेक्ष्य के आधार पर हुए इस शोध ने संस्कृति और अस्मिता संबंधी आंदोलनों को अपनी विषय वस्तु बनाया। उन्होंने देखा कि पर्यावरण संबंधी आंदोलन और स्त्री अधिकारों के लिए होने वाले आंदोलन किस प्रकार प्रतिरोध के नए अनूठे तौर तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। इस विमर्श से नव सामाजिक आंदोलनों की थीसिस निकली। दरअसल 80 और 90 के दौरान प्रकाश में आई यह थीसिस वामपंथ की स्थापित समझ को चुनौती देने वाली साबित हुई। इससे पहले वामपंथी राजनीतिक कार्रवाई का मतलब वर्ग आधारित गतिविधि के अलावा कुछ और नहीं समझा जाता था। लेकिन जब अमेरिका में अफ्रो अमेरिकनों ने अपने अधिकारों के समर्थन में ब्लैक पावर और ब्लैक पैंथर जैसे रेडिकल और जुझारू आंदोलन चलाए, जब वियतनाम युद्ध के खिलाफ साम्राज्यवाद विरोधी मुहिमें संगठित की गईं, जब आणविक निःशस्त्रीकरण के पक्ष में शांति आंदोलन चला, जब रेडिकल फेमिनिज्म ने अपनी दावेदारियां पेश की और जब हवा और पानी के प्रदूषण के खिलाफ आवाज बुलंद की गई,
तो वर्ग संघर्ष को ही केंद्रीय सामाजिक अंतर्विरोध मानने वाली दृष्टि को प्रश्नांकित होना पड़ा। इन आंदोलनों में एक विचारधारात्मक विविधता थी। इनकी जमीन भी एक दूसरे से भिन्न दिख रही थी। पारंपरिक मार्क्सवादी समझ को ठुकराते हुए आंद्रे ग्रोज, रुडोल्फ बाहरो, एला तुरेन और यूर्गन हेबरमास ने अपने अपने तरीके से दावा किया कि सामाजिक राजनीतिक अस्मिता और राजनीतिक कार्रवाई की खातिर की जाने वाली गोलबंदी के लिए वर्ग अब एक कारगर प्रत्यय नहीं रह गया है। इन विद्वानों ने नव सामाजिक आंदोलनों को उत्तर औद्योगिक सामाजिक संरचनाओं की पैदाइश करार दिया। उनका कहना था कि लोकोपकारी राज्य ने शोषण के पुराने रूपों को काफी कुछ निष्प्रभावी कर दिया है। नई परिस्थितियों में आधुनिक समाज परायपन के नए रूपों को जन्म दे रहा है। इससे पैदा होने वाले विक्षोभ को नव सामाजिक आंदोलन अपना केंद्र बना रहे हैं। फ्रांसीसी समाजशास्त्री एला तुरेन ने द रिटर्न ऑफ द एक्टर की रचना की। तुरेन ने रेडिकल रवैया अख्तियार करते हुए अपील की कि समाजशास्त्रियों को सामाजिक आंदोलनों की केवल व्याख्या तक ही सीमित न रहकर उनमें भागीदारी करते हुए उनकी गहरी पड़ताल करनी चाहिए। भूमंडलीकरण के उभार ने सामाजिक आंदोलन संबंधी यूरोपीय और अमेरिकी परिप्रेक्ष्यों के बीच मेल मिलाप की परिस्थितियां बनाई हैं। अब विद्वानगण सामाजिक आंदोलन में नेटवर्कों की भूमिका पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इस परिघटना और भूमंडलीकरण विरोधी आंदोलन के सहयोजन पर भी खास जोर दिया जा रहा है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर करें। जब भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद।